नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित और वक्त है दमदार 10 का। दमदार 10 की शुरुआत हम पटना के चर्चित खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले की खबर से करेंगे और पटना के मुसल्हपुर इलाके में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले की खबर से हड़कंप मच गया है और खान सर के मुताबिक कोचिंग सेंटर पर 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई है और इसके अलावा कोचिंग सेंटर पर कुछ लोगों ने पथराव भी किया है। कोचिंग सेंटर के गार्ड के साथ मारपीट की गई और इसमें गार्ड का सिर भी फट गया। अब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही भारी तादाद में पुलिस कोचिंग सेंटर पहुंची और मामले की जांच में शुरुआत कर दी। खान सर के मुताबिक कुछ लोग चाहते हैं कि वो इतनी कम फीस में बच्चों को ना पढ़ाएं। खान सर ने बगल के एक कोचिंग सेंटर पर फायरिंग और हमला करने का आरोप भी लगाया। कोचिंग सेंटर पर फायरिंग की खबर मिलते ही वहां पर भारी संख्या में छात्र पहुंच गए और जमकर हंगामा भी हुआ। अब खान सर की कोचिंग पर हमले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो वारदात के तुरंत बाद खान सर ने मीडिया से बात की और बगल के कोचिंग सेंटर वाले पर हमले का आरोप लगाया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर एक शख्स को जबरन निकाला जा रहा है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। अब इस तस्वीर की क्या कहानी है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, आगे आपको बताएंगे। लेकिन खान सर की ओर से बताया गया कि जो बगल का कोचिंग सेंटर है उनके साथ जो विवाद हुआ है उसी विवाद के चलते फायरिंग का आरोप लगाया जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक शख्स को यहां पर जबरन हटाया जा रहा है, उसे बाहर ले जाया जा रहा है। यहां पर हाथापाई तक की नौबत आ गई है और हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। नीतीश, ये जो सीसीटीवी हम दिखा रहे हैं इसकी कहानी क्या है? देखिए, ठीक इसी जगह पर जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, यहां पर गार्ड खड़ा था और जो सीसीटीवी में दिख रहा है कि करीब 1-2 व्यक्ति आते हैं और उसको पहले बाहर ले जाते हैं और इस तरफ वो ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी में। और यहीं पर जैसे ही वो गार्ड पहुंचता है, करीब 10 से 15 की संख्या में जो उसके साथ लोग थे उन्होंने उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी और फिर जो सामने एक आपको गेट दिख रहा है इसको तोड़ दिया और यहीं पर आकर फिर यहाँ पर दिखाई देते हैं कि यहाँ पर कुछ लड़के आ रहे हैं और पथराव करते हैं सामने की तरफ। चूँकि ये जो सामने है वो खान सर की कोचिंग है, बाईं तरफ जो है वो कोचिंग है और ठीक इसी जगह से गार्ड को यहाँ से ले जाए गए साफ तौर पर दिख रहा है। यहाँ पर जहाँ पर अभी पुलिस वाले खड़े हैं यहीं पे गार्ड खड़ा था और यहाँ से ले जाया गया। उस गार्ड को पहले बुलाया गया और उसके बाद जैसे ही वो गार्ड इस गेट के बाहर पहुँचता है कि उसके बाद उसकी पिटाई शुरू कर दी जाती है। और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से सीसीटीवी में 8 से 10 की संख्या में जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं और सब उसके बाद यहाँ उसको पिटाई करते हैं। और उसके बाद जो गेट है जहाँ पे गेट बना हुआ है, देखिए बाहर चूंकि लड़के हैं गेट को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो आपको गेट नज़र आ रहा है ये देखिए, इसी गेट को तोड़ने की कोशिश की गई। उसके बाद लड़के जो हैं वो बाहर की तरफ आते हैं और फिर वो पथराव करते हैं। तो अब सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि आखिर ये घटना किस तरह से हुई। ये भी साफ दिख रहा है कि कोई फायरिंग की घटना नहीं हुई है। इसका मतलब शुरू में जो बातें कही गई थी खान सर की तरफ से कि फायरिंग की घटना हुई है, 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। सीसीटीवी सामने आ गया है, दिख रहा है कि किस तरह से पथराव हुआ, लेकिन फायरिंग नहीं हुई। कल तो गोली का जो खोखा है कल तो मिला हुआ था। अब अभी आप लोग इसी कोचिंग के छात्र, यही कोचिंग के छात्र हैं। क्या लग रहा है क्या वजह हो सकती है? बस कम फीस में अच्छा रिजल्ट देते हैं खान सर, बस यही रिजल्ट है अभी रिसेंटली। मतलब कि बिहार यहाँ देखिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और कई छात्र जो यहाँ पर कोचिंग के लिए आए थे वो यहाँ से अब लौट रहे हैं। आज क्लास नहीं हो रहा है क्या? ये जो खान सर पर जो अटैक हुआ वो हमारे लिए कितना सुरक्षित वाली बात है। इसके समर्थन में नारेबाजी सम्राट चौधरी जी सरकार हमारे मसीहा खान सर के समर्थन में आवाज उठ रही है। हमारे खान सर को Z+ की सुरक्षा दी जाए। हमारे स्टूडेंटों को मसीहा कोचिंग वालों के बीच जो आपसी लड़ाई है उसका नतीजा इसका कोई ठीक नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। पता नहीं इसके पीछे किस जबरदस्त जिसका भी हाथ है उसको बहुत जल्दी खोजा जाएगा। लेकिन पुलिस कह रही है कि फायरिंग की घटना नहीं हुई है, सीसीटीवी में ऐसा कुछ नहीं दिखा। ऐसा कोई बात नहीं, तो हुआ नहीं। तो खुद खान से बोला है कि 15 से 20 फायरिंग की गई है। यहाँ पर काफी संख्या में छात्र हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं जी। और इन छात्रों का कहना है कि खान सर पर जिस तरह से हमला हुआ उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। चूंकि सुरक्षा की मांग की जा रही है खान सर के लिए,
Z+ सुरक्षा की बात छात्र कर रहे हैं और ये छात्र अलग अलग कोचिंग संस्थानों के हैं जो यहाँ पर जमा है। दरअसल ये पूरा इलाका कोचिंग संस्थानों से भरा हुआ है। लगातार यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग आपको दिख रही है, हर में कोई ना कोई कोचिंग संस्थान यहाँ चलता है। और ऐसे में जब यहाँ छात्र काफ़ी जमा हो गए हैं तो छात्रों को शांत करना अभी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। काफ़ी संख्या में छात्र हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी में जो चीज़ें दिख रही हैं उसके आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये सीसीटीवी जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, उसमें भी नीतीश कुछ लोगों के चेहरे तो बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। शायद इक्का दुक्का लोग हैं जिन्होंने चेहरे पे मास्क लगा रखा है। आप देखिए कि यहाँ पर ये व्यक्ति आता है, ये ईंट फेंकता है, इसने अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखा है। ठीक पीछे एक व्यक्ति ने मास्क लगा के रखा है। ये देखिए कि इसके पीछे ये लोग आए, तो ये इनको पता है कि सीसीटीवी है यहाँ पर, इसलिए देखिए कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क है, काला मास्क पहन रखा है और कुछ के तो चेहरे बिल्कुल साफ है। देखिए इसके हाथ में 2 ईंट के हैं, 2 ईंट से इसने मारे, वार किए। तो नीतीश, जो चेहरे दिख रहे हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है पुलिस को? क्योंकि उससे तो साफ हो जाएगा आखिर क्या वजह थी, किस लिए पत्थरबाजी की गई, क्यों ईंट फेंके गए। जी हाँ, देखिए जो सीसीटीवी में दिख रहा है कि गार्ड को पहले बाहर बुलाया जाता है तो सीधे टारगेट पे गार्ड है, ये दिख रहा है। अब उसके बाद ये लोग होर्डिंग भी तोड़ रहे हैं, जो तोरण द्वार बना हुआ था, जो पोस्टर लगे हुए थे उसको भी फाड़ रहे हैं। तो फिर इसके पीछे मंशा क्या है, जाहिर है पुलिस को ये देखना होगा। लेकिन सीसीटीवी में जो दिख रहा है कि गार्ड को निशाना बनाया जा रहा है और कुछ लोग पथराव भी करते दिख रहे हैं कोचिंग की तरफ। क्योंकि ठीक जहां पर गार्ड की पिटाई हुई, यहाँ पर जहाँ पर अभी आपको छात्रों की भीड़ नजर आ रही है, यहाँ पर उसे पीटा गया और यहाँ पर जो गेट वगैरह बने हुए थे उसको तोड़ा गया है। उसके बाद फिर ये अंदर की तरफ जाते हैं और वहाँ पथराव होता है। तो ऐसे में अब पुलिस ये जांच कर रही है। पुलिस की जांच में अब तक एक बात सामने आई है कि ठीक सामने के हिस्से में ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान है, उससे जुड़े हुए छात्रों की बात पुलिस ने कही है। तो जाहिर है अब उस कोचिंग से भी पूछताछ होगी, उसके जो संचालक हैं उससे पूछताछ होगी कि आखिर किस मकसद से ये छात्र आए थे, क्यों इनकी पिटाई की गई, इसके पीछे क्या वजह है। अब जाहिर है ये सारी चीजें देखनी होगी। लेकिन जो शुरुआती जांच में बातें आ रही हैं, जाहिर सी बात है कि नीतीश जो चेहरा ढककर आ रहे हैं उनको पता ही है वो क्या करने आ रहे हैं। वो तो प्लानिंग करके आए हैं ना, उनको पता है कि सीसीटीवी लगा हुआ है, हम जब पत्थर फेंकेंगे, मारपीट करेंगे तो हमारा चेहरा दिखेगा। अब पहचान छुपाने के लिए तो मास्क लगा कर आए होंगे। वैसे वारदात के तुरंत बाद खान सर ने मीडिया से बात की थी और बगल के कोचिंग सेंटर वालों पर आरोप भी लगाया था हमले का। कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। क्या लगता है कौन क्या हो गई? बगल की कोचिंग वाले। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है, हमारा सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। खान सर यूट्यूब पे इनके जो चैनल है उस पर करीब 25 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। हमारे साथ 2 हमारे खास मेहमान भी हैं, अजीत द्विवेदी जी हैं और साथ ही सज्जन कुमार जी हमारे साथ हैं। अजीत सर, ये बताइए कि जो खान सर हैं, ये खान सर क्या हैं, कौन हैं? देखिए, अभी इनके बारे में तो अब लोग काफी चीजें जान गए हैं, क्योंकि आज यूट्यूब जो का जमाना है, लोग बताइए। जान गए हैं। लेकिन बिहार में कोचिंग की राइवलरीज कैसी होती हैं, पटना में खास तौर से, ये आप लोगों ने, हम सुपर 30 जो फिल्म आई थी तब भी देखा था कि किस तरह से आनंद कुमार की कोचिंग को बंद कराने के लिए उनके ऊपर हमले हुए, उनके भाई के ऊपर। ये पूरी कहानी थी और वो मैटर ऑफ फैक्ट था कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के बीच में झगड़े चलते हैं कि ज्यादा बच्चे किसी के यहाँ चले गए, किसी का ज्यादा अच्छा रिजल्ट हो गया तो उसको डिस्टर्ब करो। ये एक व्यावसायिक जो प्रतिद्वंदिता होती है वो होती है, जो अभी इसमें भी दिख रही है। सस्ता देते हैं ये एक व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता है कि ज्ञान बिंदु है और उनके यहाँ कम बच्चे होंगे, इनके यहाँ ज्यादा बच्चे होंगे। ये कम में पढ़ाते हैं चूंकि इनका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, इनके यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, एक बार में कई हजार बच्चों को पढ़ाते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस की भी जो खान सर ने व्यवस्था की है उसमें कई हजार बच्चों के एक साथ बैठ करके पढ़ाने की व्यवस्था कर रखी है इन्होंने, जो बाकी छोटे इंस्टीट्यूशंस में नहीं है, कोचिंग संस्थान जो है उनमें नहीं है। तो वो एक चिड़ उनकी होती है। इसकी हमले की टाइमिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। इस समय एक ऐसी चीज में ये उलझे हुए हैं जो
छात्रों के हितों को लेकर के बाकी दूसरे कोचिंग के मुकाबले खान सर ज्यादा सक्रिय रहते हैं। 2024 में हम लोगों ने देखा जब 17वीं बीपीएससी की परीक्षा को लेकर के अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, उसको लेकर के छात्र जब बाहर निकले, उन्होंने आंदोलन किया कि परीक्षा दोबारा कराइए, तब भी खान सर बच्चों के साथ उतरे थे, छात्रों के साथ सड़क पर उतरे थे उनकी लड़ाई लड़ने के लिए। और अभी भी जब सीबीएसई वाला मामला हो या नीट की परीक्षा का मामला हो तो खान सर अच्छा, आपने कि सीबीएसई का जिक्र किया कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो ये एक इनके साथ ये पॉपुलरिटी जो तो इस पर थोड़ा और विस्तार से हम बात करते हैं अजीत सर। तो एक सीबीएसई की खबर है, उसे भी ले लेते हैं, फिर इस पर आगे हम चर्चा करेंगे क्योंकि खान सर किस तरह से इन सभी मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते हैं और हमेशा स्टूडेंट्स के हितों की बात भी वो करते हैं। तो दमदार 10 में जो बात अब होगी वो सीबीएसई की होगी। आज री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने का दूसरा दिन है। सीबीएसई का दावा है कि पोर्टल अब ठीक से काम कर रहा है और मंगलवार रात तक 28,000 स्टूडेंट्स ने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया है। सीबीएसई ने दावा किया है कि पहले दिन उसके पोर्टल को हैक करने की कोशिश भी हुई थी, जिसके चलते पोर्टल थोड़ा धीमा हुआ और इस बीच सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी को हटा दिया है। गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी एलपी सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन बना दिया गया और इसके साथ ही ओएसएम सिस्टम की जांच के लिए कमेटी भी बना दी गई है। इन सबके बीच आज का चैलेंज ये है कि दूसरे दिन पोर्टल ठीक से काम करता है या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अजीत जी, आप अपनी बात पूरी कर लें और साथ में सीबीएसई का जो हमने जिक्र किया इसका भी बताइए। तो ये जो तमाम सीबीएसई का और नीट के पेपर लीक का, परीक्षा रद्द होने का, सीयूईटी में 3600-3700 बच्चों के दोबारा परीक्षा देने का, ये सारी जो गड़बड़ियां हुई हैं, सिस्टम की गड़बड़ियां हैं सारी, इसको लेकर के भी खान सर और कई दूसरे लोग टारगेट पर हैं और वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं छात्रों के हितों की। तो उसका भी एक एंगल देखना होगा, पुलिस हर एंगल से जांच करेगी और ये फिर कैसे हुआ, सबसे ज्यादा हैरानी की बात है उस घटना पर हम जरा उसको कहा दें, फिर बात आगे करते हैं इस पर। जब खान सर ने कहा कि गोली चली, 8-10 राउंड गोली चलते हुए हमने देखा, फिर वो भी अब पलट गए इस बात से कि नहीं गोली नहीं चली है। और पटना पुलिस ने जो एफआईआर की है उसमें भी गोली चलने का जिक्र नहीं है। अब एक छात्र कह रहा है कि वहां खाली गोली का खोखा वहां मिला है, तो अब इसकी जांच करनी चाहिए कि क्या एंगल है, क्या कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है या कुछ बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है, इसकी जांच एक होनी चाहिए। जहां तक सीबीएसई के इस पोर्टल की बात है अमित जी, इसको 1 जून से शुरू होना था, 1 जून से नहीं शुरू हो सका, 2 जून से शुरू हुआ तो काफी ग्लिचेज आए उसमें। और 28,000 अगर एक दिन का एवरेज है तो आप सोचिए 4,06,000 बच्चों ने किया हुआ, अपनी कॉपी मंगाई हुई है और 6 तारीख लास्ट डेट है अगर आपका अप्लाई करने का, तो अगले 4 दिन में क्या 1-1 लाख बच्चे कर देंगे जब आप 28,000 करवा रहे हैं। और फिर अगर ग्लिचेज आए, 15 लाख इंस्टेंट एक्सेस का अटेम्प्ट हुआ हैक करने के लिए, साइट को क्रैश करने के लिए, 1 लाख एक्सेस हुआ, अनऑथराइज्ड एक्सेस था उसको पहुंच कॉपी देखने के लिए। तो ये अगर कोई कर रहा है इस तरह से, तो कितना वल्नरेबल सिस्टम आपने तैयार किया हुआ इतना समय लगा करके। तो ये पूरे बड़ा सवाल है, ये कैसे होगा, 4 लाख बच्चों की कैसे कॉपी आप उसकी जांच करा पाएंगे? बिल्कुल सज्जन जी, मतलब कि हम भी तो स्टूडेंट रहे हैं ना, अगर आपने एक अच्छी सुविधा दी है जहां पर स्कैन कॉपी मिल रही है तो आपके लिए तो सहूलियत है, लेकिन अगर वो ठीक से अगर नहीं दिख रहा है, कई तो ऐसे कि 5,000 ऐसी कॉपियां हैं कि जो बता रही है कि ठीक से साफ देखी नहीं जा रही है, धुंधली हुई है, स्कैनिंग ठीक से नहीं हो रही, तो बहुत मामूली चीज है। नहीं, बिल्कुल, इसमें कारण यही है कि जो कोएम्प्ट को आपने टेंडर दिया उसमें रिजोल्यूशन की जो रिक्वायरमेंट थी, स्टैंडर्ड था, उसको आपने लोअर किया है। दूसरी बात यह है कि कई जगह ये टीचरों ने कंप्लेन किया कि जो उन्हें पीडीएफ या जो भी स्कैन कॉपी मिल रहे हैं उसको वो ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, वो ब्लाइंड स्पॉटिंग में आपको मार्किंग करना है। तीसरी बात ये हो गई, आपने टीचर्स को ट्रेनिंग दी, क्योंकि ऑन स्क्रीन में तो है नहीं कि वो टच स्क्रीन में जाके मार्किंग कर रहे हैं हाथ से, पेन से, टच पेन से, वो तो उन्हें जाके ऑप्शंस के आधार पे करना है। तो कई जगह आ रहा है कि कई क्वेश्चंस जो है बच्चों ने दिखाए हैं कि आप उसकी मार्किंग नहीं कर रहे हैं, ओवर मार्किंग कर दे रहे हैं, जब टोटल कर रहे हैं मार्किंग की वो नहीं मैच कर रहा है। ये कम से कम 1 साल इसका ट्रायल होना चाहिए था। और देखिए सीबीएसई में तो हम लोग तो खुद सीबीएसई के विद्यार्थी रहे हैं, बहुत ही फुल प्रूफ सिस्टम हुआ करता था। उसमें काफी एक कंसिडरेट मार्किंग होती थी कि मान लीजिए स्टूडेंट्स ने 10 स्टेप है, उसमें 3 ही स्टेप लिया तो उसकी भी मार्किंग थी। उसकी यहाँ पे वो सब ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो उस तरीके से ये लग रहा है कि इतना हरीड सिस्टम से इसको पुश थ्रू किया गया है, सब स्टैंडर्ड लोगों को, कंपनीज को ये दिया गया और इतने बड़े स्तर पे आपको पता था ये एक ऐसी चीज है कि कोई भी अगर इसको समझे इस प्रणाली को तो उसको पता था कि ये फेल होना ही है, ये सरप्राइज नहीं है। जब आप जिन टीचर्स को इवैल्यूएट करना है, ना तो उनकी ट्रेनिंग है और ना तो उन्हें क्लियर आप स्क्रीनशॉट्स दे रहे हैं, वैसी स्थिति में संभव ही नहीं है कि इसका सक्सेस होना था। उस स्थिति से देखिए अभी पूरी की पूरी जो है ये एडहॉक प्रणाली है। आप 3 चीजें देखें, सीबीएसई की हुई, सीयूईटी की हुई, नीट की हुई, उसके पहले इंडिगो क्राइसिस, जब क्राइसिस हो गया तो डीजीसीए के चेयरमैन साहब को पता लगता है, तो ऐसा लगता है कि सब शाये बेखबर है, सोए हुए हैं। जब बच्चे बता रहे हैं कि
यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो लीक एथिकल हुआ है, हैकर्स है वो सामने आ रहे हैं। वो सामने आ रहे हैं। उसके बाद आपका ऐसा भी नहीं कि इंटरनल आपको फीडबैक मिला है कि हमारे सिस्टम में एक ग्लिच था, वो ग्लिच भी आपको बच्चे बता रहे हैं, जाके पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने में वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि कहां पे क्या खामी थी। तो इतने शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो इन सारे चीजों के लिए ये थे। इसमें जो ये हटाया बस गया है, मुझे सज्जन जी आपने अच्छा याद दिलाया, क्योंकि हम लोग सभी सीबीएसई बोर्ड के पढ़े हुए हैं। तो मुझे याद है एक बार जब हमने एग्जाम दिया मैथ्स का, तो गणित में कुछ सवाल, एक सवाल दो सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे। वो संसद का मुद्दा बन गया था, सवाल उठाया गया था। और आज के वक्त में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है और हमें लगता है कि वाकई में इस पे कार्रवाई अगर होनी चाहिए तो किस लेवल पे होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप क्या पीएम खुद आके इसमें दखल देंगे तब जाके चीजें होंगी। ये तो मुझे लगता है कि मंत्रालय या उसी जो भी डिपार्टमेंट है उनको सोचना चाहिए। इसलिए जब पीएम ही सब कुछ देखेंगे, पीएमओ ही सब कुछ देखेगा, तो फिर बाकी लोग क्या एयरफोर्स को करेंगे? लगाना पड़ेगा। तो बाकी सिस्टम जो है वो किस लिए है? ठीक है, इस मामले में तो ऐसी गड़बड़ी हो रही है जो आपने कहा ना कि पहले एक बार कोई एकदम कभी हो गया, कभी हो जाती थी ऐसी घटना बिल्कुल जो आप होती बता थी। रहे हैं। अब ये रूटीन हो गई है और कई लोग ये मान रहे हैं कि व्यवस्थित तरीके से ये किया जा रहा है और फिर बच्चों से 200 400 रुपए वसूले जा रहे हैं। उन्हीं के आप सवाल गलत कर देते हैं, सवाल के विकल्प गलत कर देते हैं और उसके बाद बच्चों से पैसे लिए जाते हैं। अच्छा, उसको ठीक पैसा करने के लेने में लिए। ओवर पैसा लिया गया, लेकिन वहां पे सिस्टम फेल नहीं हुआ है, याद रखिए। तो चलिए, मुझे लगता है कि शायद अब वो, मुझे लगता है कि मौका आ गया है जब इन सब चीज़ों में सुधार, मुझे लगता है कि बहुत अमूलचूल परिवर्तन होगा और वो शायद थोड़ा बहुत दिखने भी लगा है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीबीएसई के बहुत सारे जो अधिकारी थे उनको बदल दिया गया है। बहरहाल, लेकिन बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि वहां पर लगातार योगी आदित्यनाथ की नजर लगी हुई है और बनी हुई है सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्योंकि कोई ना कोई जरूर ये कोशिश करता है कि किस तरह से दो समुदायों के बीच हालात को बिगाड़ा जाए। अब गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के दिन मुस्लिम लड़के असद ने सूर्य का सरेआम मर्डर कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने असद को एनकाउंटर में मार गिराया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दोस्ती में छुड़ाबाजी करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। अब इस मामले में मेरठ पुलिस ने एक रीलबाज को गिरफ्तार किया है। मेरठ पुलिस ने जिस मुस्लिम लड़के अमन को गिरफ्तार किया, उसने एक रील बनाया था जिसके दोनों हाथ में छुरे थे, जो सफेद रंग का कुर्ता पहन रखा था। अब उस पर खून के छींटे जैसे दाग भी दिख रहे थे और वीडियो का टैगलाइन था, कितने असद को मारोगे, हथियार हमारे भी तैयार हैं। साथ ही वीडियो में जो बैकग्राउंड सॉन्ग लगाया गया था वो भी भड़काऊ था। असद, सूर्य और योगी की तस्वीर लगा रखी है और लिखा है, असद का हो गया एनकाउंटर, थैंक यू योगी जी। और उसके बाद वो सीन में आता है और फिर हाथों में छुरी लेकर चलता दिखाई देता है और फिर लिखा हुआ टैगलाइन आता है, कितने असद को मारोगे, हथियार हमारे भी तैयार हैं। और ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही योगी की पुलिस एक्शन में आ गई और पुलिस ने रील बनाने वाले मुस्लिम लड़के अमन को गिरफ्तार किया। अब वो लंगड़ाते हुए कान पकड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है। मेरा नाम अमन है, मेरे बाप का नाम अशरफ है, मैं पुरपैला बक्स में रहता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी 28 तारीख को, वो मैंने इंस्टाग्राम पे छोड़ दी। अब जिसको भी मेरे से कोई तकलीफ हो, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये आज के बाद कोई मेरे से गलती नहीं होगी। अब अजीत जी, इस तरह के 10 रील आ जाते हैं जिसमें बताते हैं कि कितने असद मारोगे, लेकिन एक भी कभी आपने कोई रील देखा? हमने तो, मुझे तो याद नहीं कहीं देखा होगा जिसने ये बोला हो कि भाई कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपने दोस्त को बकरीद वाले दिन बुलाता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। इसकी किसी ने भी खिलाफत करते हुए देखा आपने किसी को? नहीं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। और उल्टे ये खबर आई कि उस लड़के के फादर ने उसको उकसाया था उसके अपने दोस्त की हत्या कर देने के लिए। ये भी खबर आई कि उसके फादर ने उसको उकसाया था असद को कि तुम मार डालो उसको, और फिर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के मार डाला। उसकी आलोचना करने की बजाय अब इस तरह के रील बना करके, ये उकसावे वाला रील है और ये इसका मकसद कोई बड़ा इनोसेंट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल भड़का रहे हैं सर। हाँ, ये भड़काने और एक इंडिविजुअल का मामला नहीं है। एक नारा आपको याद होगा अफजल को लेकर किसी तरह के एक अफजल मारा, हर घर से अफजल निकलेगा, तो इसे घर घर से असद निकालने की बात हो रही है। तो ये एक योजना का हिस्सा है, एक भड़काऊ उकसावे वाली कार्रवाई है और एक योजना का हिस्सा है। और ये बताने के लिए, डर खत्म करने के लिए कि डरने की कोई बात नहीं है, ये जो असद ने किया है वो एक बड़े कॉज के लिए किया है। ये एक मैसेज देना होता है। मतलब सीधे सीधे आप, जो आपके प्रदेश है, प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को आप चैलेंज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ इस बात को समझते हैं, तो उनका एक बयान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक बार फिर से बयान दिया और कहा कि अपराधियों और माफियाओं को कड़ी चेतावनी दी गई है। आदित्यनाथ ने कहा, यानी योगी जी ने कहा कि 10 साल पहले यूपी में बम और कट्टों की फैक्ट्रियां चलती थी, अब यूपी में ब्राह्मोस मिसाइल बन रही हैं। पहले यूपी में मच्छर बीमारी फैलाते थे, माफिया खौफ का कारोबार करते थे और 9 साल में मच्छर भी खत्म हो गए, माफिया भी जहन्नुम में पहुंच गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि जो बोली से नहीं माना वो गोली से मान गया। पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी।
निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है, और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। पहचान का संकट, बीमारी का संकट, माफिया का संकट, हर प्रकार का माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, जंगल पार्टी का आतंक, हर प्रकार का माफिया इस पावन धरती को जकड़ा हुआ था। हमने तो योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि किस तरह से माफिया का खात्मा किया गया। तो दूसरी तरफ बंगाल में भी ऐसे ही संकल्प लेके बीजेपी आई है, लेकिन बीजेपी जब से आई है ममता की पार्टी के अंदर और पूरे आप कह सकते हैं कि जो सिस्टम, इकोसिस्टम में खलबली मच गई है। एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी में टूट का संकट गहराता जा रहा है, तो दूसरी तरफ टीएमसी नेताओं को लेकर पब्लिक का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। बड़ी खबर है कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के बाद टीएमसी के एक और नेता पर हमला हुआ है, और यह हमला नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी के पूर्व विधायक पर हुआ है। नॉर्थ 24 परगना के नोईहाटी से टीएमसी के पूर्व विधायक सनत देव पर स्थानीय लोगों ने अंडे फेंके और चोट करके नारे लगाए। अब टीएमसी के पूर्व विधायक पर यह हमला हुआ है, तब वो हेलमेट पहनकर पार्टी ऑफिस पहुंचे थे। वो कुछ समय तक कार्यालय के भीतर रहे और उनके पास कुछ बैग होने की चर्चा भी सामने आई। इसके बाद इलाके में यह खबर फैल गई कि पूर्व विधायक ऑफिस से कुछ सामान निकालने आए, और उसके बाद फिर क्या हुआ था कि गुस्साई भीड़ ने टीएमसी नेता सनत देव को दौड़ा दिया। तो शुक्र कीजिए कि पुलिस जिसने मौके पर पहुंचकर उन्हें भीड़ से बचा लिया। अब टीएमसी को लेकर बंगाल की जनता कितने गुस्से में, इसके रोज नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके विधायकों और सांसदों पर हो रहे हमलों के पीछे बीजेपी का हाथ है। एक बात सोचिए, जो बीजेपी स्टेट में है ना, आप अगर घूमने भी जाओगे तो इधर से पता दे देता है आपका फोन ट्रैक करके, और उधर में ही आपको अरेस्ट कर लेता है। लेकिन आसो जो डक्कू है, जो रेप किया है, जो हमारा 3000 पार्टी ऑफिस लूट किया है, लैपटॉप भी लूट किया है, कंप्यूटर भी लूट किया है, फोन भी लूट किया है, घर जला दिया, बुलडोजर राजनीति चल रहा है। लाखों गरीब लोग जो जिंदगी कमाते थे दुकान बना के, छोटा छोटा दुकान, वो लोगों को जिंदगी बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे लोगों को घर बेआईनी बोल के बुलडोजर चला के खत्म कर दिया है। बंगाल में सरकार बदलने के बाद टीएमसी का एक एक करके जो कांड है सामने आने लगा है। अब कोलकाता में सुरेंद्रनाथ कॉलेज टीएमसी के स्टूडेंट विंग के यूनियन रूम से लाखों रुपए कैश बरामद हुए और बैग में भर भर कर नोटों को रखा गया था, जिसको दीमक ने खा लिया, चाट लिया। नोटों की हालत इतनी खराब थी कि वो इस्तेमाल करने तो लायक नहीं है, लेकिन कॉलेज में सफाई के दौरान ये नोटों से भरा हुआ सूटकेस मिला था और बैग में अब भर भर के नोट रखे हुए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम कॉलेज के कमरे में किसने रखवाई और क्यों रखी? देखिए, यही है वो नोट जो यहाँ पर रखा हुआ है। अब नोट की बात करें या फिर लोगों की बात करें जो लगातार टीएमसी के नेताओं पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, सज्जन जी कगार पर है। जिस तरह से हालात दिख रहे हैं, नेता बचने के लिए भाग रहे हैं, ठीक है, जो उसके बाद कुछ जो एमएलएस को बुलाया जाता है तो सिर्फ दीदी के पास कुल मिलाकर 8 ही एमएलए पहुंचते हैं। करीब करीब आप सोचिए कि 72 एमएलएस नदारद रहे। देखिए, इतनी बुरी स्थिति बंगाल में, विपक्ष की हालत तो खराब रहती थी। 77 में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की भी नहीं रही, बड़े बड़े नेता उसके रहे। प्रणब मुखर्जी थे, ममता बनर्जी खुद थी, अब्दुल गनी खान चौधरी थे। वो 98 में टीएमसी उसी को आगे बढ़ाई है। टीएमसी के आने के बाद सीपीएम भी टूटा, लेकिन इस तरह से भरभरा के 16 के चुनाव तक तो वो मजबूती से दावा कर रहे थे सत्ता में वापसी का, आ नहीं पाए, अलग बात है। ये हफ्ता भर नहीं बीता, 2 हफ्ता नहीं बीता, उसके बाद जिस तरह से ताश के पत्ते की तरह ये भरभरा रहे हैं, वो सीधा दिखाता है कि बंगाल की परिपाटी में भी टीएमसी बिल्कुल अलग है। मतलब हम पहले से कह रहे हैं कि टीएमसी की ऑबिचुअरी लिख देनी चाहिए, बस डेट का वेट कीजिए कि किस दिन उसको पब्लिश करना है। बस एक छोटा सा रिएक्शन सर आपसे लेता हूं, टाइम बहुत कम है। ऋतव्रत बनर्जी जो है वो कहते हैं कि आज शुभेंदु अधिकारी हावड़ा ग्रामीण क्षेत्र की एक सभा कमेटी की मीटिंग करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि टीएमसी के जितने एमएलए हैं सब जाके उसमें शामिल होंगे और उनके पास 50 समर्थक हैं
एमएलएस के, क्या पार्टी तोड़ने के लिए उन्होंने रास्ता तय कर लिया है? ये 60 के करीब एमएलए हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे, अब चर्चा करने का तो टाइम नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है कि 60 के करीब एमएलए हैं ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा के साथ जाकर के। और ये भले बीजेपी नहीं कहे, लेकिन इसको पूरी तरह से डिजाइन किया है मुख्यमंत्री ने, क्योंकि सब तृणमूल कांग्रेस में उनके जानने ही वाले हैं सब, वो भी वहीं से आए हैं। और यहां तक कि मुस्लिम एमएलए, जो 34 मुस्लिम एमएलए हैं, उसमें से भी बड़ी संख्या में मुस्लिम एमएलए टूट रहे हैं। और 3 लोग जो अखरू जमा, जिनको ऊर्जा मंत्री बना रखा था ममता बनर्जी ने, वो लीड कर रहे हैं। जावेद खान, जिनकी 91 संपत्ति आने की चर्चा हुई थी, वो है। गुलाम अब्बानी है। इस तरह के मुस्लिम एमएलए, वो आपकी जो शिवली साहा है, शिवली साहा ही है, ये इस तरह के कई लोग हैं जो लीड कर रहे हैं, जो टूट करके जा रहे हैं। और ये इसकी संभावना दिख रही है कि आपने तो अंदर की बात बता दी, मैं जरा खबर भी बता दूं चलते चलते दर्शकों को कि बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी बहुत डरी हुई है, क्योंकि उनके पार्टी में टूट होने की खबर है। और ममता बनर्जी ने कल जब इसको लेकर एक सभा की थी, उस दौरान उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आज बंगाल में जो अत्याचार चल रहा है, एक भी एमएलए को घर से निकालने नहीं दिया। पुलिस जाके कहा आपको तृणमूल छोड़ना पड़ेगा, नया तृणमूल बनाने पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट कर दिया। और क्या किया, जो चोर है, डकैत है, जिसको आपने चोर कहते हैं, उन लोगों को बाड़ी में पुलिस भेज के आप कहते हैं आप तृणमूल तोड़ो और हमारा साथ जोड़ो, नया से तृणमूल बनाओ। कौन बनाएगा? जो तृणमूल लड़ाई करके आया, खून दे के आया, संघर्ष करके आया, वो असली तृणमूल है। आज जो पार्टी का सिंबल लेके जीता, उसका बाद पुलिस का डरों में, बीजेपी का डरों में, रुपया का मतलब में, परिवार बचाने के लिए उसका परिवार है वक्त सच खतरे में है। आज भी मैंने सुना, आज भी एमएलए का ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसमें तो सज्जन जी और जी एक मैं आपको थोड़ी सी एक छोटा सा किस्सा है, क्योंकि वक्त बहुत कम है, कि जो ऋतव्रत बनर्जी हैं वो एक सभा के दौरान कुछ गाना गा रहे थे और अपनी बात को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल वो मदमस्त थे। पीछे से सबके सामने भरी सभा में ममता बनर्जी ने उनको टोक दिया और उनको डांट कर बोला, ये सब बंद करो और जिसके लिए मैं तुम्हें बोला है पहले वो जनता के सामने उस बात को रखो। क्या ये सचमुच वो बात उनको चुभ गई थी क्या ऋतव्रत को? वो ऋतव्रत को चुभी होगी बात, वो ऋतव्रत नहीं लीड कर रहे हैं। जो अंदर की बात है, जो खबर असली है, जो ये जिस दिन शपथ हुई है मुख्यमंत्री की, उसके बाद ममता बनर्जी ने जो बैठक बुलाई थी, उस बैठक में सारे विधायक आए थे। और उस बैठक में उन्होंने सारे पुराने विधायकों को भी खड़ा करा करके स्टैंडिंग ओवेशन दिलवाया अभिषेक बनर्जी को, कि इस व्यक्ति ने अकेले लड़ाई लड़ी है, इसका आप लोग सम्मान करिए खड़े होकर के। और वो दिन था जिसके बाद से ये प्रक्रिया तेज हुई है टूटने की। सब बड़े नेता लोग इस बात से काफी आहत हुए कि हमसे स्टैंडिंग ओवेशन ममता बनर्जी का तो दे देंगे, अभिषेक बनर्जी का कैसे देंगे? ठीक, आप कुछ कहना चाहते? नहीं, बात वही है कि जो अभिषेक, ये टीएमसी में जो टूट है, ये पहले से शुरू हो 2018 से शुवेंदु से लेके मुकुल राय से लेके सब लोग किस लिए छोड़े थे? अभिषेक बनर्जी को आपने 14 में चुनाव लड़वाया, उसके बाद उसको सीधा सुपर इम्पोज करने की कोशिश की, तो जो भी लोगों को लगा कि भाई सीपीएम से लड़ के, नंदीग्राम सिंगूर के समय से पार्टी के लिए जो लोग लड़े थे, मार खाए थे सीपीएम से, उनको दरकिनार करके, ह्यूमिलिएट करके, और ममता उसमें प्रोटेक्ट कर रही थी अभिषेक को, तो वो गुस्सा अब निकल रहा है। तो अभिषेक सबसे बड़ी कारण है उस चिढ़ के। हाँ। लेकिन दीदी तो अब यही कह रहे हैं, अगर मैं जिंदा रही तो मैं बीजेपी को हटाकर रहूंगी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशन की एक तरफ ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के हमलों का ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने, IRGC ने, कुवैत और बहरीन में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को टारगेट करने का दावा किया है, जिसमें नौसेना और मिलिट्री एयरबेस शामिल है। अब सेंटकॉम यानी कि सेंट्रल कमांड की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ईरान ने कुवैत और बहरीन पर कई बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिन्हें या तो इंटरसेप्ट कर दिया गया या फिर वो अपना टारगेट को चूक गए। अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के केश्म आइलैंड स्थित एक कम्युनिकेशन टावर पर अटैक किया। अमेरिकी सेना ने इस सेल्फ डिफेंस में हमला किया है। अमेरिका ने हॉर्मुज के पास एक ऑयल टैंकर पर भी हमला किया है। अमेरिकी हमले की शिकार हुआ यह टैंकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान के कर्ग आइलैंड जा रहा था। ये वही कर्ग आइलैंड है जहां से ईरान अपना तेल को निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। अजीत जी, 30 से लेकर 31 मई की बीच रात को
कसम आइलैंड जो है, बिल्कुल हॉर्मोज का जिसे हम किला कहते हैं, वहां पर हमले हुए थे। उसके बाद फिर 2 जून को हमला हुआ है और उसके बाद फिर पलटवार तो होना ही था। लेकिन क्या अमेरिका इस वक्त ठीक बड़ी जंग शुरू होने से पहले स्टेट ऑफ हॉर्मोज को अपने कब्जे में लेना चाहता है और कसम आइलैंड को खत्म करना चाह रहा है? देखिए, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने जो जिस तरह की डिप्लोमेसी वो करते हैं, उनकी डिप्लोमेसी का एक बड़ा खास तत्व है ये कि वो जो निगोशिएशंस हैं उसको वो टैक्टिकल डिसेप्शन की तरह यूज करते हैं। आप नेगोशिएट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसको धोखा देने की तैयारी भी कर रहे होते हैं। ये उन्होंने हर बार किया है, हर लड़ाई में उन्होंने किया है, जितने ऑपरेशंस इधर उनके हुए हैं वो सब में किया है उन्होंने। इस बार ईरान अलर्ट है, ईरान इस बात में नहीं, वो उनके साथ वो भी बात कर रहा है, लेकिन वो भी उस बात को समझ गया तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहा है उसने भी। और दूसरी बात क्या है कि ईरान को अब एक ऐसी चीज हाथ लग गई है जादू की छड़ी टाइप से, स्टेट ऑफ हॉर्मूज और 12 जो कंट्री हैं, 10-12 कंट्री जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने वो वल्नरेबल है। पहले ये माना जाता था कि मुस्लिम भाईचारे के तहत वो नहीं हमला करेगा, क्यों वो सऊदी अरब और यूएई और कुवैत, बहरीन या कतर में हमला करेगा। अब उसने जब एक बार शुरू कर दिया है तो उसका एक हमला है और उसको ईरान को पता है कि हम जितना इन देशों पर अमेरिकी ठिकानों को हमला करेंगे उतना ही ये देश अमेरिका के ऊपर दबाव डालेंगे कि तुम यहां से निकलो और बंद करो ये चीजों को। तो अमेरिका की नस दबाने की चीज उसको हाथ लग गई है। लेकिन सऊदी में तो हमले नहीं कर रहा है, क्योंकि सऊदी में, सज्जन जी, सऊदी में इसलिए हमले नहीं कर रहा है क्योंकि वहां पर तो बताया जा रहा है करीब 5000 पाकिस्तानी सैनिक पहुंचे और चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम लेकर पहुंचे HQ-9, वहां पर रक्षा कर रहे हैं। नहीं, वो भी रक्षा कर रहे हैं। और दूसरा देखिए, अभी खबर जो आई है वॉल स्ट्रीट जर्नल का कि यूएई जो था वो शुरू से कोऑर्डिनेटेड इजराइल के साथ अटैक कर रहा था जब से लड़ाई शुरू, लेकिन और सऊदी अरबिया नहीं कर रहा था। वो चाह रहा था कि ये एस्केलेट ना हो और उसके लिए यूएई और सऊदी अरबिया में भी खटपट हुई। एक और बात इसमें एक देखिए कि अभी क्या है कि वो जो निर्णायक लड़ाई वाली जो फेज थी, अब लो कॉस्ट वॉर के कारण जो कमजोर देश भी है वो खींच ले जाता है। यूक्रेन खींच ले गया, ईरान खींच ले जा रहा है। वैसी स्थिति में जैसे यूक्रेन वेट कर रहा है कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी को आउटलिव कर दो, नहीं तो प्रेशर में। ईरान का भी यही है कि ईरान को पता है कि अभी वो जो कॉस्ट है डोमेस्टिक फ्रंट में ट्रंप वल्नरेबल हैं। बड़ा हमला आप नहीं करेंगे क्योंकि डोमेस्टिक फ्रंट में ये अनपॉपुलर। चलो, अपनी अच्छी चीज ये मैंने बताई है कि कॉस्ट की कितना खर्चा आ रहा है। इसमें मार्को रूबियो ने अभी उन्होंने एक जो कहते हैं ना संसदीय कमेटी के सामने अपनी बात रखी, तो उसमें जो उन्होंने बातें कही उसके बारे में तो बता ही देते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने एक और जिक्र किया कि रोजाना करीब $300 बिलियन का नुकसान हो रहा है। $300 मिलियन का, हाँ, 200 से $300 मिलियन का पर डे नुकसान हो रहा है ईरान का। तो एक तरफ मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है, तो अमेरिका के विदेश मंत्री को ईरान के साथ समझौते की उम्मीद भी है। मार्को रूबियो ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनी को लेकर बड़ा खुलासा किया। रूबियो ने कहा कि मुज्तबा न केवल जिंदा है बल्कि पहले से ज्यादा एक्टिव होकर ईरान के अहम फैसले ले रहे हैं। और रूबियो ने अमेरिकी सीनेट के पैनल को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पास ऐसे पुख्ता संकेत है जो बताते हैं कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनी किसी न किसी स्तर पर देश के अहम फैसलों में सक्रिय हैं और मुज्तबा भी हमले में घायल हुए थे, जिसके बाद उन्हें लेकर कई तरह के अटकलें भी लगाई जा रही थी। Was wondering at the outset if you could talk to us a little bit about the fractured Iranian regime and how that might be making negotiations more difficult. Let me try to give this answer to you in a way that's not boring or wonky, because it's been a shift. Obviously, the original Supreme Leader, the one that was there, is no longer with us. His son takes over. Nobody hears from him for a month. By all reports, open source reporting, I think you've all seen it, he was severely injured in the same strike, and so forth. Are you confident he's still alive, by the way? Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly. We haven't seen him publicly, and I would imagine, given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. So the way to think about it is the following. You have the Supreme Leader, and understand that at the end of the day, the Supreme Leader in their system there really is no analogy to it in our system or anybody else's system. It is the theological office. It was the head of the Islamic republic in the sense of the ultimate decision maker, and every major decision has to be run by them. They are. रूबियो यहाँ पर जो बता रहे हैं ये बात निकलकर सामने भी आई थी, सचिन जी, अजीत जी, और जब लगातार बोल रहे थे ना डिले क्यों हो रहा है बातचीत में, तो अब ये होता है कि कोरियर सिस्टम बनाया गया है और कोरियर सिस्टम में ये है कि जो आप कोई डील लेकर पहुंचता है तो डील
3 से 4 लोगों के हाथों पहुंचता है इनके सर्वोच्च नेता के पास, यानी कि मुश्तबा खामनी के पास। उसके बाद फिर 4 लोगों के हाथ होते हुए फिर पहुंचता है, जैसे अब्बास आरागाची है किसी के पास, तब जाके वो पाकिस्तान पहुंचे, फिर अमेरिका पहुंचता है। तो इतना लंबा ये चल रहा है कि जिसमें कई बार डील होगी कि नहीं होगी, इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डील में सतत कई जैसे ही वो जा रहा है जितने हाथों से, उतना ही उसमें अमेंडमेंट और काउंटर अमेंडमेंट हो रहा है। अच्छा, और वो उसमें रहा है कि आप क्या तो करेंगे। रियल क्या है पता ही नहीं लग रहा। नहीं, सवाल है कि किसी को डील एमओयू जो भी हुआ या नहीं हुआ, उसका मसौदा क्या है, उसमें क्या क्या बात फाइनल हुआ है, डील ब्रेकर किन बातों पे है, किन बातों पे मुद्दा फंसा हुआ, वो तो हम स्पेकुलेट कर रहे हैं। उसकी कॉपी तो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। सवाल यह है कि आप चाहेंगे कि एनरिच यूरेनियम ईरान अपना डिस्ट्रॉय कर दे या कहीं और शिफ्ट कर दे। ईरान चाहेगा कि आप उसके साथ साथ गारंटी दे, उसको कंपनसेट करें और साथ में लेबनान से लेकर तमाम जो है उसको भी प्रोटेक्शन दे। वैसी स्थिति में तो इजरायल है आपके सामने, आप कितना ट्रंप इजरायल में नेतन्याहू को डांटेंगे, ये करेंगे। इजरायल को अपने भी नेशनल इंटरेस्ट को देखना है। तो अभी तक ये पता ही नहीं कि एग्जैक्टली डील ब्रेकर है क्या एग्जैक्टली, और किन मुद्दों पर एक कॉमन ग्राउंड बन रहा है। ठीक है, तो ये जितने हाथ उतनी बात वाली बात है। लेकिन हाँ, कर्नाटक वाला तो सर क्लियर हो गया ना। कर्नाटक में तो अब तो डील हो चुकी है, लेकिन अब तो सिर्फ अटकलें हैं कि आगे किस किस को जगह मिलने जा रही है कर्नाटक की जो नई सरकार बनने जा रही है, क्योंकि नए मुख्यमंत्री अब डीके शिव कुमार बनेंगे। तो कर्नाटक में 3 साल बाद सत्ता परिवर्तन हो रहा है और आज से कर्नाटक में डीके राज की शुरुआत होने जा रही है। पूर्व डिप्टी सीएम आज सीएम की शपथ लेने जा रहे हैं। डीके शिव कुमार का शपथ ग्रहण शाम को 4:05 पर हो सकता है। डीके आज अपने साथ 14 मंत्रियों को शपथ दिलवाएंगे। हालांकि मंत्री कौन कौन बनेगा इसका फाइनल लिस्ट थोड़ी देर में कांग्रेस आलाकमान की ओर से जारी किया जा सकता है। लेकिन अब तक जो नाम सामने आए हैं, यानी कि संभावित मंत्रियों की लिस्ट में जो नाम शामिल है, उसमें यतीन्द्र सिद्धरमैया, जी परमेश्वर, केजे जॉर्ज, प्रियांक खड़गे, एमबी पाटिल, रामलिंगा रेड्डी, ईश्वर खड़गे, कृष्णा बायरे और इसके अलावा बी सुरेश और सतीश जारकुली का नाम शामिल है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल से आ रही है। बंगाल विधानसभा से बहुत बड़ी खबर है। ऋतव्रत बनर्जी विधानसभा पहुंचे हैं और विधायक संदीपन साहा भी असेंबली में पहुंचे हैं। अब देखिए, जो हम आपको अब थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 2 ये ऐसे नेता हैं जो इस वक्त पूरी लीड कर रहे हैं, आप कह सकते हैं वो बागी गुट, जिसमें करीब 50 से 60 इसमें विधायक शामिल हैं। तो ऋतव्रत आप देखिए कि संदीपन साहा के साथ पहुंचे हैं। हालांकि ये पहले उनसे पूछा गया था कि आप क्यों जाने वाले विधानसभा में। अच्छा, 59 विधायकों ने दावा किया है, 59 विधायकों ने साइन किया है ऋतव्रता के साथ। तो ऋतव्रत बनर्जी इस वक्त लीड कर रहे हैं और अजीत जी ने तो बताया था कि 60 इनके साथ है, तो 59 की तो यहाँ पर आ चुकी है हमारे पास कंफर्मेशन, जो मैं बता रहे हैं हमारे सूत्र कि 59 विधायकों ने उनके साथ होने का दावा किया है। तो क्या ऐसे में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने जा रहे हैं या फिर पार्टी की कमान खुद ये संभाल लेंगे, इसको लेकर तो अभी चर्चा है। लेकिन उनसे ये सवाल ये पूछा गया था, तो एक एक करके सारे विधायक भी पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है। तो हमारे संवाददाता से भी हम बात करेंगे कि आखिरकार मसला क्या है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि लगातार जो बंगाल से खबर आ रही थी, उनसे 1-2 बार सवाल पूछा गया कि आप विधानसभा जाने वाले, क्यों जा रहे हैं, पूछा गया था आज के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि मैं विधानसभा जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है, इस वजह से जा रहा हूं। उन्होंने खुल के बताया नहीं कि क्यों जाने वाले हैं। लेकिन यह बताया जा रहा है कि जो 59 विधायकों के सिग्नेचर है, ये असली मुद्दा है। और हमारे साथ ओंकार जुड़ गए। ओंकार, आपके पास क्या जानकारी है? 59 विधायकों के सिग्नेचर के साथ ऋतव्रत अगर पहुंचे हैं तो क्या आज ही होने जा रहा है, जिसका डर ममता बनर्जी को सता रहा था? देखिए अमित, इस वक्त एक के बाद एक विधायक जो है तृणमूल कांग्रेस के, वो विधानसभा में पहुंच रहे हैं। और जैसे कि देखा गया है कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय वो भी पहुंच चुके हैं विधानसभा में। और जो कहा जा रहा है कि 59 विधायकों का सिग्नेचर किया हुआ जो रेजोल्यूशन का है वो उनके पास है। और इस वजह से एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस के विधायक, इसका मतलब है पार्टी टूट रही है। ओंकार, क्या टीएमसी टूट रही है? इस वक्त हम लोग मौजूद है। हालांकि इसके बारे में कोई स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह रहा है मीडिया के माध्यम से। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि एक के बाद एक विधायक इस वक्त पहुंच रहे हैं। वो ऋतव्रत बंदोपाध्याय का जो रेजोल्यूशन है, वो रेजोल्यूशन को सामने रखते हुए 59 विधायक जो है वो फिलहाल विधानसभा में पहुंच रहे हैं एक के बाद एक। और ये माना जा रहा है कि आज ही ये रेजोल्यूशन पेश किया जाएगा। यानी कि तृणमूल कांग्रेस के तरफ से जो कहा गया था कि सुगोमदेव चट्टोपाध्याय वो विपक्ष के नेता बनेंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं नाराज है जो तृणमूल कांग्रेस के अन्य विधायक है, क्योंकि उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अभिषेक बंदोपाध्याय के जो लेटर है, वो अभिषेक बंदोपाध्याय 18th विधानसभा के कोई नहीं है, लेकिन उनका सिग्नेचर किया हुआ
जो रेजोल्यूशन फॉर्म है वो क्यों ओंकार एक बार जरा सिंपली हमको समझा दीजिए। रितो ब्रोतो पहुंचे हैं रेजोल्यूशन लेके, इसका मतलब है कि पार्टी टूट रही है ना। उन्होंने ममता से अलग अपना बना लिया ना गुट। रितो ब्रोतो बनने जा रहे हैं ना अब अपने गुट के नेता। चलिए हम एक बार फिर से ओंकार से बात करेंगे। अजीत जी मैं आपका रिएक्शन लेता हूं। रितो ब्रोतो 59 लोगों के साइन लेके पहुंचे, पार्टी टूट रही है। तो हमने पहले कहा कि वो जा रहे हैं लोग, आज ही विधानसभा जा रहे हैं। रतिंद्रनाथ घोष को देंगे 60 लोगों का या 59 लोगों का जो भी है वो सिग्नेचर दिया जाएगा। जो अभी बता रहे थे ओंकार की जो इसके पहले रिजोल्यूशन दिया गया 70 लोगों के दस्तखत वाला, उसमें कई लोगों के दस्तखत फर्जी हैं, जाली हैं, जिसमें एक दस्तखत ऋतव्रत बनर्जी का है, संदीपन साहा का है, वो शिवली साहा का है, एक वो रथिन घोष का है। ये कई लोगों के फर्जी सिग्नेचर हुए हैं और उसमें फंसेंगे इसलिए अभिषेक बनर्जी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी के तौर पर एक रिजोल्यूशन के साथ एक लेटर दिया है जिस पर अपना साइन किया हुआ है और उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि ये सारे 70 साइन ओरिजिनल हैं और हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो इसलिए उनको सीआईडी बुला रही है। अभी उस दिन तो नहीं गए, 8 जून को बुलाया गया। उस मामले में उनको फर्जरी का केस उनके ऊपर। आप खुल के नहीं बोल रहे हैं सर। सज्जन जी बताइए कि नहीं कि पार्टी टूट रही है ना, क्योंकि रितो ब्रोतो और संदीपन को तो पार्टी से बाहर कर दिया, हो गया 2/3 बहुमत है तो और क्या है, तो उनके पास पार्टी टूट रही है। हाँ तो ओरिजिनल तृणमूल हो गई है, 2/3 बहुमत है। अजीत जी तो यही तो कह रहे हैं हम कि 60 लोगों को लेकर के जा रहे हैं स्पीकर के पास, तो क्या करने जा रहे हैं? 60 लोगों की लिस्ट लेकर के जो जा रहे हैं ऋतव्रत बनर्जी, वो यही कहने जा रहे हैं ना कि पार्टी हमारी असली पार्टी है, हमारी पार्टी है, हम आपको जो है हमारी पार्टी है, हमारे साथ इतने लोग हैं, हम असली तृणमूल हैं। और हमको विधानसभा में तो ये रिपीटेशन ऑफ हो गया आपका शिवसेना महाराष्ट्र का। वही महाराष्ट्र में जैसे हुआ था उस तरह से लेकर के, हालांकि अभी तत्काल पार्टी का इस तरह से वर्टिकल स्प्लिट और असली पार्टी मान लेना, असली चुनाव चिन्ह दे देना उनको, ये सब चीजें अभी नहीं है। 1500 करोड़ रुपए भी हैं उसके खाते में टीएमसी के, और इसकी बड़ी लड़ाई होगी, सुप्रीम कोर्ट तक सब मामला जाएगा। लेकिन अभी ये है कि जो शोभन देव चट्टोपाध्याय को 70 लोगों के दस्तखत से ममता बनर्जी ने नेता बनाया था, उसको खारिज करिए और ये हम 60 लोगों के दस्तखत दे रहे हैं, ऋतव्रत बनर्जी को आप नेता प्रतिपक्ष अपॉइंट करिए। ये अभी हो सकता है, ये आज हो सकता है, तृणमूल टूट जाएगी, आज टूट जाएगी, आज हो सकता है कि टूट करके ऋतव्रत बनर्जी जो है वो नेता प्रतिपक्ष बन जाए। देखिए अजीत जी ने अगर बोल दिया ना तो उसका मतलब समझिए कि इस पर आप मुहर लग चुकी है। सज्जन जी भी बोल रहे हैं। सज्जन जी मुझे बस बताइए कि रितो ब्रोतो क्या अब आगे किस तरह से अपने पार्टी अभी अपने गुट को लेकर जाएंगे, क्योंकि ममता के साथ इनका तो फ्रिक्शन होगा, ममता बनर्जी के साथ बिल्कुल होगा। नहीं देखिए, ऋतव्रत बनर्जी जो है वो क्या, अगर जैसा लग रहा है वो एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की बात करेंगे कि हम सरकार को सही मुद्दों पे समर्थन देंगे। पार्टी ने तो निकाल दिया ना उनको, तो क्या हो गया? 2/3 59 मतलब 80 में कितना चाहिए? 52-53 तो आपको विधायक चाहिए 2/3 बहुमत के लिए। तो तृणमूल का जो असल में यहाँ पे फैक्शन है 2/3 का, वो यहाँ पे अब वो नई पार्टी बनाने का दावा करेंगे, ये दावा करेंगे कि नहीं ओरिजिनल तृणमूल हम ही है। लग तो वही रहा है कि ओरिजिनल तृणमूल का दावा करेंगे। और जो अजीत जी बात कर रहे थे 1500 करोड़ की, अगर वो चला गया उस पे या उस पे सील भी हो गया तो तृणमूल को आपने डिप्राइव तो कर ही दिया ना। ममता वाली फैक्शन, अभिषेक वाली फैक्शन चुनाव में अपोजिशन की भूमिका के लिए भी आपके पास, और बंगाल में जो तंत्र है उसमें तो पार्टी लाभार्थी होते हैं ना, वो पार्टी सिस्टम में पार्टी लाभार्थी, अपोजिशन में रह के आपके पास कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं इस वक्त के सबसे बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। रितो ब्रोतो बनर्जी जिनको पार्टी से निकाल दिया गया है, संदीपन साहा जिनको पार्टी ने निकाल दिया टीएमसी ने, दोनों ही ये विधायक पहुंचे, नेता पहुंचे हैं विधानसभा, यानी कि जहां पर वो अपने साथ 59 विधायकों के समर्थन को लेकर पहुंचे, रेजोल्यूशन लेकर पहुंचे हैं। रेजोल्यूशन में क्या हो सकता है कि क्या वो एलओपी बनने जा रहे हैं, वो अपनी पार्टी का नेतृत्व सदन में करेंगे। और कल जो लोग पहुंचे थे दीदी के साथ, उनमें से सिर्फ कुछ ही नाम है, सिर्फ 8 लोग पहुंचे थे। शोभन चट्टोपाध्याय पहुंचे थे, विमान बैनर्जी पहुंचे थे, फिराद हकीम पहुंचे थे, मदन मित्रा पहुंचे थे, नयना बंदोपाध्याय पहुंची थी, कुणाल घोष पहुंचे थे, अशोक देव जैसे ये एमएलए पहुंचे थे दीदी के साथ, बाकी कोई नहीं पहुंचा। हाँ तो इससे पता चल रहा था, पहले भी देखा था हम लोगों ने कि 20 विधायक पहुंचे थे उनके पास, और वो अनौपचारिक उनको संबोधित करके ममता बनर्जी ने शनिवार को भेज दिया था। 60 विधायक नहीं पहुंचे थे, तो ये तय हो गया था कि अब उनकी पार्टी में ये टूट हो गई है। आज वो दिन है, आज जा करके वो यही क्लेम करने जा रहे हैं, जिस रेजोल्यूशन की बात करने जा रहे हैं वो यही रेजोल्यूशन है, और ये स्पीकर के ऊपर होगा। स्पीकर उनको अभी अलग बैठने की मान्यता दे देंगे। असली तृणमूल का फैसला तो बाद में होगा, वो चुनाव आयोग भी इन्वॉल्व होगा उसमें और दूसरी तमाम चीजें होंगी। लेकिन शोभन देव चट्टोपाध्याय नेता प्रतिपक्ष नहीं रह जाएंगे और ये नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी हो जाएंगे। उनका एक्सेप्ट कर लेंगे रिजोल्यूशन स्पीकर, और ये पार्टी टूट जाएगी औपचारिक। अजीत जी, क्योंकि ममता बनर्जी ने एक बात कही थी इसी मामले को लेकर, क्योंकि उनको अंदेशा था कि ऐसा होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आई तो उस टाइम पे सूर्यकांत जी जो थे, उनका नाम सूर्यकांत मिश्रा
जो सीपीएम के लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास सीपीएम की ओर से आया था कि हम इनको बना रहे हैं और हमने उसको मान लिया था। तो जब हमने शोभन देव का नाम भेजा तो फिर क्यों नहीं माने? नहीं तो मान तो लिया, लेकिन उसके बाद चैलेंज कर दिया ना लोगों ने कि हमारे दस्तखत फर्जी हैं उसमें। तो अब उसकी जांच हो रही है, सीआईडी को उसकी जांच गई है, बुलाया गया अभिषेक। ना रे बाबा, सुमीर जाना। हाँ, तो अजीत जी, मैं अब जरा तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एक एक करके जो विधायक बताए जा रहे हैं, देखिए पहुंच रहे हैं और 59 विधायक अगर पहुंचते हैं और ये अब देखिए इनमें से कोई जाना पहचाना चेहरा भी नजर आ जाए, एमएलए तो लिखा हुआ है, एक एक करके विधायक पहुंच रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त ये बड़ी हलचल है। 59 विधायकों के प्रस्ताव को लेकर इस वक्त ऋतुब्रतो और साथ ही संदीपन शाह पहुंच रहे हैं विधानसभा, और बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर स्पीकर है, स्पीकर के सामने ये जो लेटर है दिया जाएगा। और ऐसा अगर होता है तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी की जो टूट की खबर थी वो लगभग उस पर मुहर आज लगने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ऋतुब्रतो बनर्जी ने साफ कर दिया है कि उनके पास 59 विधायकों का समर्थन है, सिग्नेचर है, जिसके साथ वो पहुंच रहे हैं। अब इसमें दो चीजें हैं समझने की। पहली चीज है कि ऋतुब्रतो और संदीपन कौन है, जिनको पार्टी के खिलाफ गतिविधि के चलते टीएमसी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया कि आप पार्टी के नहीं है। यह हुआ सोमवार को, आज बुधवार है। बुधवार को वो अपने साथ 59 एमएलए जो टीएमसी के विधायक हैं उनके हस्ताक्षर लेकर पहुंच रहे हैं, एक लेटर लेकर, रेजोल्यूशन लेकर पहुंच रहे हैं, जिसमें यह हो सकता है कि वो बनेंगे नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर। और इस वक्त अगर स्पीकर, अच्छा सज्जन जी के स्पीकर ये कह देते हैं, मान लेते हैं कि हाँ हम आपको इजाजत देते हैं, तो ये कानूनी तौर पर चैलेंज नहीं किया जा सकता? नहीं, चैलेंज आप कर सकते हैं, लेकिन उस समय वो जब तक उसको सुप्रीम कोर्ट या ये उसको रद्द नहीं करती है या फैसला अलग नहीं देती है, वो मान्य हो जाता है। स्पीकर के पास ये पावर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ का जो 2/3 का जो कानून है, 2/3 के हिसाब से 52-53 एमएलए चाहिए, 53 चाहिए इनको 80 में। यहाँ पे ऑलरेडी 59 है, हो सकता है और भी ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन 59 काफी ज्यादा है। तो कोई इसमें कारण नहीं है कि स्पीकर अन्यथा कोई फैसला देंगे, उस रिकॉग्नाइज भी करेंगे, अलग इनको बैठने की भी होगी। और मुख्य विपक्ष की भूमिका में जो ये है ऋतुव्रत बनर्जी, उनकी पार्टी जो है वो आ जाएगी। तो कल्याण बनर्जी की ओर से एक एक्सपर्ट ट्वीट किया गया था, ऑनरेबल स्पीकर वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हैड मेड द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स विद द रिगार्ड टू द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली लीडर ऑफ अपोजिशन श्री शोभन देव चट्टोपाध्याय, डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन श्रीमती आशिमा पात्रा एंड श्रीमती नयना बंदोपाध्याय, चीफ व्हिप श्री फिराद हकीम। अब देखिए ये जो चिट्ठी भेजी गई है ये स्पीकर को भेजी गई है, तो समझिए कि यहां पर क्या होने जा रहा है। तो एक तरफ है ऋतुब्रतो, दूसरी तरफ है यहां पर ममता बनर्जी, या फिर उनके तरफ से शोभन देव को मैदान में उतारा गया। तो शोभन देव चट्टोपाध्याय को इस वक्त लेटर ऑफ अपोजिशन बताया जा रहा है, या फिर आप कहते हैं सिफारिश की जा रही है टीएमसी की ओर से, या कुणाल बनर्जी की ओर से, जो यहां पर जानकारी दी गई है एक्स पर। और साथ ही इसमें डिप्टी लीडर का भी नाम लिखा गया है, जिसमें श्रीमती आशिमा पात्रा है, श्रीमती नयना बंदोपाध्याय है जो सुदीप्तो बंदोपाध्याय की वाइफ है, चुरंगी से वो जीतती है लगातार। और चीफ व्हिप है यहाँ पर श्री फिराद हकीम, आप जानते हैं फिराद हकीम मेयर भी हैं कोलकाता के और ममता बनर्जी के बहुत करीबी हैं। अजीत जी, ये जो चिट्ठी भेजी गई है, अब इस चिट्ठी के कोई मायने हैं? नहीं, इसी चिट्ठी को तो चैलेंज किया गया। इसी चिट्ठी में जो दस्तखत हैं उन्हीं को कहा गया कि फर्जी चिट्ठी है, इसी की वजह से उन दोनों को पार्टी से एक बार फिर से भेज दिया गया। सोमवार को उनको निकाला गया और उसके बाद उन लोगों ने सोमवार को ही जो एमएलए छात्रावास हैं वहां 50 एमएलए के साथ बैठक की। तो 50 तो उनके साथ पहले से हो गए थे, कई मुस्लिम एमएलए थे जो नहीं आ रहे थे, थोड़े रिलक्टेंट थे, अब वो सब भी जुड़ गए हैं। तो ये टोटल संख्या 59-60 की हो गई है। और ये लोग एक अपना एक पैरेलल रिजोल्यूशन देंगे उस स्पीकर के ऊपर है। स्पीकर ये कह सकते हैं कि भाई सामने लिया, ये परेड करा दीजिए। तो अगर 59 लोगों का परेड की करा देते हैं ये ऋतुव्रत बनर्जी जाकर के कि ये 59 लोग हैं हमारे, तो फिर वो उनका गुट हो गया, वो नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगे। देखिए, कर्पूरी ठाकुर भी बिहार में नेता प्रतिपक्ष से हटाए गए थे और उसमें भी यही हुआ था कि उनके पास बहुमत नहीं है। जिनको बनाया गया है, जो ये लेटर लिख रहे हैं, सवाल है कि आपके पास टीएमसी में बहुमत है क्या? बहुमत का पूरा अगर ऋतुव्रत बनर्जी लेके जा रहे हैं तो स्पीकर के पास कोई और मतलब ऑप्शन भी नहीं है इसको मानने के अलावा। चलिए, मैं आपको बता रहा हूं, जिसका जिक्र कर रहा था कि ममता बनर्जी ने जो हवाला दिया था, तो एक बार फिर से इस चिट्ठी में हवाला क्या दिया गया है। देखिए क्या हालत हो गई है कि यहां पर टीएमसी की ओर से बताया जा रहा है कि 2001 में इसके बाद 2006 में 2011 भी आता है, 2001-2006 में उनकी ओर से रिकमेंडेशन भेजा गया था कि इनको हम बना रहे हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जिसको स्पीकर मान ले। लेकिन
वो भी ये चाह रही है कि इसी परंपरा पर चलते हुए जो शोभन देव का नाम भेजा गया है टीएमसी की ओर से उसको माना जाए, ना कि ऋतुब्रतो की ओर से, जो कि इस वक्त पहुंचे हैं सिग्नेचर लेके करीब करीब 59 विधायकों के। तो 60 के विधायक तो उनके साथ हैं ही हैं।